हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स 2024 जनवरी से नवंबर तक के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे एग्ज़ाम टेक्नीशियन, RPF, NTPC के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस टॉपिक से अभी आपका रेलवे LP का एग्ज़ाम हुआ है, हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए यह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और जनवरी से नवंबर तक के बीच के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा है यहाँ पर, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छे से इस 50 प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लेते हैं, विशेष रूप से टेक्नीशियन वाले, क्योंकि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं अगर करंट अफेयर से आ जाता है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक एक करके। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित हुआ है वह आपका ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में हुआ है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लोटिंग सोलर पार्क का मतलब ये हुआ कि ये पानी में इसको स्थापित किया गया है, पानी की सतह पर ये तैरने वाला सोलर पार्क है, सबसे बड़ा है भारत का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, यानी ऑप्शन 2 है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है बिल्कुल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसका नया नाम यानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो विजयपुरम। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वह हैं सुमन के बेरी, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। सुमन के बेरी क्या हैं? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि भारत के क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, PM होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग जो है आपका योजना आयोग का स्थान लिया और नीति आयोग 2015 में लाया गया। कब आया था? 2015 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति आयोग का? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म। अध्यक्ष PM होते हैं। 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 30 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 30 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बनी है प्रीति सूदन। क्या है? एक महिला है, सीनियर IAS अधिकारी हैं प्रीति सूदन, जिनको संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल को किस नए नाम से जाना जाएगा? ये सेम प्रश्न आपका ALP में पूछा गया है, सेम प्रश्न बिल्कुल हूबहू रिपीट किया गया है आपका कि राष्ट्रपति भवन स्थित जो दरबार हॉल है को अब किस नए नाम से जाना जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से 3-4 प्रश्न तो आपके ALP में सीधे सीधे पूछे गए हैं, तो टेक्नीशियन में भी पूछा जा सकता है ना? तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल को अब जाना जाएगा गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन इसका C हो जाएगा। गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल को। जुलाई 2024 तक भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जुलाई 2024 तक भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की जो कुल संख्या है यह आपका 43 हो गया है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 43 है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C हो जाएगा।
यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला सबसे अंतिम स्थल यानी कि 43वां निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो लेटेस्ट शामिल हुआ है आपका 43वां स्थान, वह है कौन सा? मोइदम असम का। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मोइदम असम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के 43वें स्थल में शामिल किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि लेटेस्ट 43वां शामिल किया गया है मोइदम असम को, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। फौना ऑफ इंडिया क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो फौना ऑफ इंडिया आपका भारत द्वारा तैयार की गई संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फौना ऑफ इंडिया क्या है? तो भारत द्वारा तैयार की गई संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रूच ऐप किस संस्थान का ऑफिशियल ऐप है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो रूच ऐप है यह आपका किस संस्थान का ऑफिशियल ऐप है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का ऑफिशियल ऐप क्या है? तो रूच ऐप है। याद रखिएगा, रूच जो ऐप है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का ऑफिशियल ऐप है। काजी नींबू को असम ने राज्य फल घोषित किया है। काजी नींबू किस फल की किस्म है? आपके ऑप्शंस हैं आम, पपीता, केला, नींबू। इसका राइट आंसर क्या है? तो काजी नींबू को असम ने राज्य फल घोषित किया गया है। यानी राज्य का फल, असम राज्य का फल घोषित काजी नींबू को किया गया है। जो काजी नींबू है यह किस फल की एक किस्म है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नींबू की एक किस्म है काजी नींबू। नींबू से आप समझ सकते हैं, याद रखिएगा, नींबू, काजी नींबू, नींबू का मतलब क्या होगा? नींबू। और काजी आप लोगों को याद होगा जो छठ पूजा होता है ना, ठीक है, जो छठ पूजा होता है उसमें एक बड़ा बड़ा नींबू चढ़ता है, वो भी क्या होता है? तो नींबू का ही एक प्रजाति होता है। जो मार्केट में ना छोटा छोटा एक नींबू बिकता है जिसको रस बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको काजी नींबू बोला जाता है अपने यूपी बिहार में, ठीक है। अब असम में उसी को बोलते हैं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ काजी नींबू ऐसे याद रखिएगा। काजी नींबू को असम राज्य का फल घोषित किया गया है। और नींबू से आप लोग प्रजाति याद रखिएगा, नींबू की प्रजाति है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित श्री राम लल्ला मूर्ति का प्रमुख वास्तुकार कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कीजिए, पूछा जाएगा क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है। सीजीएल में भी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है उसमें स्थापित श्री राम लल्ला मूर्ति है, यानी कि भगवान राम की जो मूर्ति बनी है उसका, उस मूर्ति का प्रमुख वास्तुकार कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वीवीआईपी करिए और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है अरुण योगीराज, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अरुण योगीराज श्री राम लल्ला मूर्ति के प्रमुख क्या है? वास्तुकार हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर बना है यानी कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वह किस शैली में बना है? क्योंकि जो भी मंदिरें होती हैं, जैसे साउथ की मंदिरें जितनी होती है ना वो द्रविड़ शैली में बनी होती हैं, उसी तरह पूछा जा रहा है कि जो राम जन्मभूमि के मंदिर बनाया गया है भगवान राम का अयोध्या में, वह किस शैली में बनाया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? नागर शैली में। याद रखिएगा, अच्छे से आप लोग इसको रट डालिएगा कि नागर शैली में अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी यानी 4 हो जाएगा। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान में सदस्य देशों की जो संख्या है 32 है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो 32वां देश बना है वो कौन सा बना है? तो इसे याद रखिएगा, स्वीडन देश जो है नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। पूछा जा सकता है स्वीडन के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। वर्ष 2024 में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया?
ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो पहला मनाया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, यह 2024 में ही मनाया गया है। जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है तो ये किस दिन मनाया गया है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी 23 अगस्त को मनाया गया है। वर्ष 2024 में जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है वह आपका 23 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित कलाकार जाकिर हुसैन किस कला से संबंधित हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित कलाकार जाकिर हुसैन किस कला से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी तबला वादन से संबंधित हैं जाकिर हुसैन, जिनको हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जाकिर हुसैन जी को यह किस कला से संबंधित हैं? तो ये तबला बजाते हैं, यानी तबला वादन से संबंधित हैं जाकिर हुसैन। वर्ष 2024 तक कुल कितने गणमान्यों को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया जा चुका है? यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। पूछा जा रहा है कि 2024 तक कुल कितने गणमान्यों को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया जा चुका है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 53 लोगों को। यानी कि अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, 1954 में हुआ था, और 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से लेकर के अब तक 2024 तक केवल 53 लोगों को दिया जा चुका है। पहली बार 1954 में 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न। कौन कौन से थे? तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे व्यक्ति सी राजगोपालचारी, और तीसरे थे सीवी रमन। 3 लोगों को 1954 में पहली बार क्या किया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था। एक बात और याद रखिएगा कि अधिकतम एक साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। और दूसरी बात, ये जरूरी नहीं होता है कि हर साल भारत रत्न दिया ही जाए। अगर किसी साल सरकार को ऐसा नहीं लगता है कि भाई इस साल कोई ऐसा मिल रहा है जिसको हम भारत रत्न दें, तो उस साल जरूरी नहीं है कि भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है, और अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है। शुरुआत भारत रत्न की कब से हुई थी? तो 1954 में। सभी बातों को अच्छे से आप लोग ध्यान में याद रखिएगा। 17 सितंबर 2024 को एशिया हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? इसका राइट आंसर क्या है? तो 17 सितंबर 2024 को एशिया हॉकी चैंपियनशिप का विजेता जो है अपना प्यारा भारत देश बना। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत जो है 2024 एशिया हॉकी चैंपियनशिप का विजेता बना। और उप विजेता कौन बना? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा बना? तो चीन बना। यानी कि चाइना जो है एशिया हॉकी चैंपियनशिप का उप विजेता रहा। भारत ने चीन को हरा करके एशिया हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का जो आयोजन है यह आपका नगोया जापान में किया जाएगा। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का जो आयोजन है यह आपका नगोया जापान में किया जाएगा। अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है जो 2024 में जापान ने जीती? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कई दफ़ा इतना ही पूछ लिया जाता है आपसे कि अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? और इसे भी याद रखिएगा कि जो 2024 में जापान ने जीता। अजलान शाह ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है जो 2024 में जापान ने जीता? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हॉकी। हॉकी खेल से संबंधित है अजलान शाह ट्रॉफी, जिसको 2024 में जापान ने जीता। खो खो का पहला विश्व कप अगस्त 2024 में कहां आयोजित हुआ? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि खो खो का जो पहला विश्व कप आयोजित हुआ है अगस्त 2024 में, वो कहां पर हुआ है? क्योंकि पहला विश्व कप है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी नई दिल्ली में। खो खो का पहला विश्व कप अगस्त 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज का जो मुख्यालय है यह आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बेंगलुरु में है, जिसे वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इतनी बात कि ऐसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो आप सारे पॉइंट को याद रखिएगा क्वेश्चन का भी। 1 सितंबर 2024 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं, इसका राइट आंसर क्या है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो 2024 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ बने हैं ना 1 सितंबर को, वह रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहले ऐसे दलित व्यक्ति बने हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 को, 1 सितंबर 2024 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ बने हैं कौन, तो सतीश कुमार बने हैं। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सतीश कुमार जो है ना पहले रेलवे बोर्ड के ऐसे अध्यक्ष हैं जो क्या हैं, दलित हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, पूछ लिया जा सकता है टेक्नीशियन एग्जाम में। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का अनावरण 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसकी विशेषताओं में शामिल हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ध्वज का रंग नीला है, ध्वज पर सर्वोच्च न्यायालय भवन का चित्र बना है, ध्वज पर यतो धर्मस्तो जय अंकित है, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का अनावरण 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसकी विशेषताओं में ये सभी शामिल है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है उसका रंग याद रखिएगा नीला है, बात सही है, नीला है। और ध्वज पर सर्वोच्च न्यायालय भवन का चित्र बना है, ये भी बात सही है। और ध्वज पर यतो धर्मस्तो जय अंकित है। देखिए तो तीनों बात क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के जो नया ध्वज है उसकी विशेषता है, विशेष रूप से रंग याद रखिएगा, और अनावरण किसने किया इसके भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, जो ध्वज पर लिखा है यतो धर्मस्तो जय, इसका मतलब क्या है, यह महाभारत के एक संस्कृत का श्लोक है जिसका मतलब होता है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है, यतो धर्मस्तो जय। और जो आदर्श वाक्य है ना सुप्रीम कोर्ट का, यह क्या है, यही संस्कृत श्लोक भी है, यतो धर्मस्तो जय। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, और इसका मतलब होता है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ओके, रंग विशेष याद रखिएगा कि ध्वज का रंग नीला है, और किसने अनावरण किया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारत की मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भारत की जो मणिका बात्रा है ना, यह किस खेल से संबंधित है, तो सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा, टेबल टेनिस से। यानी कि भारत की जो मणिका बात्रा है यह का टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक आपका शब्द है स्टॉप क्लॉक नियम, यह किस खेल से संबंधित है हमको बताना है। अच्छे से इसको आप लोग रट लीजिएगा कि एक नया आया है स्टॉप क्लॉक नियम, यह किस खेल में आया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्रिकेट। क्रिकेट खेल से संबंधित है आपका स्टॉप क्लॉक नियम। हाल ही में चर्चा में रहा स्टॉप क्लॉक नियम जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, इसका सही जवाब क्या होगा, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है यह आपका गोवा में हुआ। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है यह आपका गोवा राज्य में हुआ। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, शुभंकर से पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो जो 37वां राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था वह आपका क्या था, तो मोगा था। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, जो मोगा था ना वह 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष राज्य कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में जो शीर्ष राज्य रहा है, यानी सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राज्य रहा है वो कौन सा है, तो महाराष्ट्र राज्य। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीता है।
37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? इसका राइट आंसर क्या है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का जो पदक तालिका में स्थान रहा, ये क्वेश्चन है ना, देखिए राजस्थान राज्य में जो भी स्टेट का एग्जाम होगा ना उसमें पूछा जा सकता है, उसमें पूछने का इसका ज़्यादा चांस है। ठीक है, एक गलती से इसमें आ चुका है ये प्रश्न, इसमें रेलवे में पूछने का कम संभावना है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। देखिए जो भी स्टेट से संबंधित स्पेसिफिक सवाल होता है ना, वो स्टेट के ही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है ना, सेंट्रल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो फिर भी याद रखिएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का जो पदक तालिका में स्थान रहा है वह आपका कौन सा रहा है? तो 13वां रहा है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब मिला वह मिला प्रगति नायक और संयुक्ता काटे, यानी सही जवाब क्या होगा? 1 और 2 दोनों, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगति नायक को भी और संयुक्ता काटे, इन 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब मिला है 37वें राष्ट्रीय खेल में। कौन कौन? प्रगति नायक और संयुक्ता काटे। 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब मिला 37वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज को। याद रखिएगा, श्री हरि नटराज एथलीट को 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब मिला। किसे? श्री हरि नटराज को। स्वाति दुधवाल किस खेल से संबंधित है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है, पूछ लिया जाता है। तो स्वाति जो दुधवाल है यह आपका तीरंदाजी यानी आर्चर खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाति दुधवाल जो है तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान राज्य ने 13 स्वर्ण पदक जीते, यानी कि याद रखिएगा 13 स्वर्ण पदक राजस्थान राज्य ने जीता 37वें राष्ट्रीय खेलों में। राजस्थान स्टेट एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न। विश्व कप क्रिकेट 2023 का विजेता कौन रहा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो विश्व कप क्रिकेट 2023 का जो विजेता है ऑस्ट्रेलिया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत अपना देश क्या रहा? तो उप विजेता रहा आपका विश्व कप क्रिकेट 2023 का। विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता अपना भारत देश रहा। 19वें एशियाई खेल 2022 का अक्टूबर 2023 में आयोजित कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 19वें एशियाई खेल 2022 जो है आपका, जो अक्टूबर 2023 में आयोजित हुआ, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, हांगजाहू चीन में हुआ था। हांगजाहू चीन में हुआ था 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन। कहाँ पर? तो हांगजाहू चीन। याद रखिएगा आप लोग। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका राइट आंसर क्या है? तो 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीते। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 107 पदक जीते थे। 17वें पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब क्या है? तो 17वें पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम के जो कोच बनाए गए हैं वह हैं महावीर सैनी। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। महावीर सैनी को 17वें पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच बनाया गया है। 17वें पेरिस पैरालंपिक की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 17वें पेरिस पैरालंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? 18वां था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि 17वें पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 18वें स्थान पर पदक तालिका में रहा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका सही जवाब क्या है? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत ने कुल 29 पदक जीते। यानी कितने पदक जीते थे? तो 29 पदक जीते थे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने।
पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने क्रमशः कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते थे? इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कई दफ़ा स्पेसिफिक पूछ देता है कि भारत ने पेरिस पैरालंपिक में कितने स्वर्ण जीते थे। तो 7 स्वर्ण जीते थे, 9 रजत जीते थे और 13 कांस्य। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 7, 9, 13। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और आपका 13 कांस्य पदक जीते। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।